जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई है जिस पे आपको रेंटल इनकम जनरेट हो रही है, उस रेंटल इनकम के ऊपर हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ ये है कि अगर आपने वो रेंटल इनकम अर्न की है और साल बाद आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं और उस रिटर्न के बाद आप उस इनकम के ऊपर टैक्स जमा करवाते हैं, तो उस टैक्स के ऊपर लॉ में कुछ प्रोविजंस अवेलेबल हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। अगर आप अपने रिटर्न में एडजस्टमेंट करते हैं तो आपका टैक्स सेव हो सकता है अप टू 20%। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, अगर आपने किसी ऐसे बंदे को रेंट आउट प्रॉपर्टी की हुई है जो आपका रेंट पे करते हुए टैक्स विद होल्ड करता है, विद होल्डिंग एजेंट है, तो वो विद होल्डिंग टैक्स जो है वो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी से एक्सीड कर जाता है। जो अपनी रिटर्न आप फाइल करते हैं, जो हम अभी मेथड डिस्कस करेंगे, तो जो एक्सेस अमाउंट होगी उसका आप रिफंड क्रिएट हो जाता है आपके पास, तो उसको आप किस तरह अपनी रिटर्न में एडजस्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को पॉइंट नंबर 1 से, कि आप अपनी रिटर्न में जो टैक्स जमा करवाते हैं अपनी रेंटल इनकम पे, उस पे आप किस तरह टैक्स सेविंग कर सकते हैं। अब इस पॉइंट से रिलेटेड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन नंबर 15A है, जो डील करता है कि आप अगर रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं तो रेंटल इनकम में से आपको कुछ डिडक्शंस वो अलाउ करता है। डिडक्शंस अगेंस्ट इनकम, जो डिडक्शंस कौन सी होंगी, एक्सपेंसेस हैं, कुछ लिस्ट डाउन उसने किए हुए एक्सपेंसेस कि वो आप अपनी इनकम से लेस कर सकते हैं। जो लेस करके बाकी अमाउंट बचेगी उस पर आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। जैसे आप अपनी बिजनेस इनकम अर्न करते हैं, तो बिजनेस इनकम में क्या होता है कि आप अपना रेवेन्यू पहले ऊपर लिस्ट डाउन करते हैं, उसमें से आप अपना कॉस्ट ऑफ सेल लेस करते हैं, आपका जीपी निकल आता है। एजीबी में से आप अपने एडमिन एक्सपेंसेस लेस करते हैं, तो बाकी आपका नेट प्रॉफिट निकलता है। इस पे आपका टैक्स जो है वो कैलकुलेट हो रहा होता है। सेम पैटर्न अप्लाई होता है ऑन प्रॉपर्टी इनकम। आज से 2-3 साल पहले क्या होता था कि जो रेंटल इनकम के एक्सपेंसेस हैं वो सिर्फ एक कंपनी को अलाउ होते थे, एक इंडिविजुअल या एओपी को वो अलाउ नहीं होते थे। लेकिन अब ये 3 साल पहले लॉ में चेंज आया। अब ये तीनों कैटेगरीज के जो पर्सन हैं, इसमें आपका इंडिविजुअल है, एओपी है और तीसरी जो कंपनी है, ये तीनों एक्सपेंसेस लेस कर सकते हैं अपनी रेंटल इनकम में से। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, अगर आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है तो आप उसमें रेंटल इनकम जो आपको रिसीव हुई है वो आप अपने रेंटल रिसीट्स के तौर पे अपनी इनकम में दिखाएंगे, प्रॉपर्टी इनकम में। उसमें से पहला एक्सपेंस जो एफबीआर आपको अलाउ करता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपको अलाउ करता है, वो है आपका 1/5 ऑफ रेंट रिसीट्स, जो कि कहलाता है आपका रिपेयर मेंटेनेंस का एक्सपेंस। कि सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका एक्सपेंस कैलकुलेट कर लेगा जितना रेंटल रिसीट्स आपने डालें। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने पूरे साल में अराउंड 2 मिलियन का रेंटल रिसीट्स दिखाया कि 20 लाख रुपए का पूरे साल में रेंट रिसीव हुआ, इसका 1/5 अगर हम कैलकुलेट करें तो 20% एक तरह से निकलता है, तो ये निकलता है आपका तकरीबन 4 लाख रुपया। तो ये 4 लाख आपका एक्सपेंस ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको अलाउ कर देगा एज ए रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट। अब ये अगर आपकी एक्चुअल में 4 लाख नहीं लगी, आपकी 3 लाख लगी है, तो भी आपको 4 लाख का ही एक्सपेंस अलाउ होगा। लेकिन अगर आपका 5 लाख रुपया खर्च हुआ रिपेयर मेंटेनेंस में, तो आपको ऊपर का जो 1 लाख रुपया है वो अलाउ नहीं होगा। 4 लाख तक का लॉ में लिखा हुआ है कि आपका जो 1/5 होगा ऑफ टोटल रेंटल रिसीट्स वो आपको एज एन एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। इसके बाद अगला, अगर आपने कोई इंश्योरेंस करवाई हुई है अपनी बिल्डिंग की जिसके अगेंस्ट आप रेंटल इनकम अर्न करें, उसका जो आप प्रीमियम पे करेंगे इंश्योरेंस का, आपने एनुअली या मंथली जो भी आपने पे किया पूरे साल का, वो आप लेस कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम आपने 50,000 रुपए का प्रीमियम पे किया, वो आप इसमें से लेस कर लेंगे। इसके बाद अगर आपने प्रॉपर्टी लोन के थ्रू परचेज की हुई है और उसका जो लोन लेने के टाइम पे आपने जो वहाँ पे पर्पज ऑफ लोन लिखवाया था वो हाउस लोन था, तो उस हाउस लोन पे आपने मार्कअप पूरे साल में पे किया होगा अपनी इंस्टॉलमेंट में, जो आपके मार्कअप ऑन हाउस लोन कहलाएगा। वो आप एडजस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट योर इनकम। लेट सपोज ये आपकी अराउंड 1,20,000 की अमाउंट बनती है, तो कि आपने पूरे साल में एज अ मार्कअप एक्सपेंस क्लेम किया या उसको आपने बैंक को पे किया, ये आपको अलाउ हो जाता है। इसके बाद अगला एक एक्सपेंस है कलेक्शन चार्जेस के। रेंट अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं थ्रू योर टीम, आपने कोई टीम रखी हुई है या आप खुद से भी कोई अपने ट्रैवलिंग या कोई आपका एक्सपेंस इंकर होता है रेंट को हर महीने कलेक्ट करने के लिए, तो पूरे साल को आप उसको क्लब करेंगे, वो आपको अलाउ करता है। अब लेकिन इस एक्सपेंस के ऊपर एक अपर लिमिट है, एक मैक्सिमम लिमिट है, वो है 4% ऑफ टोटल रेंट रिसीट्स। मतलब 20 लाख रुपए का अगर आपको रेंट पूरे साल में रिसीव हुआ है, तो उसका 4% आप क्लेम कर सकते हैं, जो कि निकलता है 80,000 रुपया। 80,000 से ज्यादा आप एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। अब अगर आपका 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ है तो आपको 1 लाख वो अलाउ नहीं करेगा। अप टू 4% का मतलब है कि मैक्सिमम 80,000 रुपीज। अगर आपका 50,000 लगा है तो यहाँ पे 50,000 आप क्लेम कर सकते हैं, 4% से एक्सीड नहीं कर सकते। इसके अलावा आपने कोई एक्साइज का टोकन टैक्स पे किया है, वो भी आप एक्सपेंस के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। एज्यूम कर लेते हैं कि ये आपकी 80,000 की अमाउंट है, ये भी आप यहाँ पे एज एन एक्सपेंस लेस कर लें। और एज्यूम कर लेते हैं कि और एक्सपेंस है कि आपका कोई केस पेंडिंग था रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, उसके अगेंस्ट आपने लॉयर की फी पे की या आपने कोई लीगल चार्जेस पे किए, उसका एक्सपेंस भी आप क्लेम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि ये 1.5 लाख रुपए के एक्सपेंस थे जो कि आपने इंकर किए,
ये सारे खर्चे आप इसमें से लेस कर सकते हैं। लेस करने के बाद क्या होगा कि आपकी एक नेट इनकम निकल आएगी जिसके ऊपर आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब नेट इनकम किस तरह निकलेगी, 20 लाख रुपए सारे खर्चे हम लेस करेंगे तो इसका टोटल अमाउंट क्या निकलती है, 11,20,000 रुपया नेट इनकम निकलती, जो कि आपकी टैक्सेबल इनकम कहलाएगी, जिसके ऊपर आप अपना टैक्स पे कर रहे होंगे। अब ये वाली अमाउंट काफी लोग क्या करते हैं कि वो ये एक्सपेंसेस अपनी रिटर्न में मेंशन नहीं करते, वो सिर्फ ग्रॉस रिसीट्स लिखते हैं। ये वाली 2 मिलियन की सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको 4 लाख रुपए लेस कर देता है, बाकी 16 लाख रुपए के ऊपर वो अपना टैक्स जमा करवा देते हैं। जबकि ये बाकी एक्सपेंसेस, अब अगर आप वहां पे अपनी कोई डाटा मेंटेन करें या आपके पास सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है या हार्ड कॉपीज में आपके पास सारी ये एक्सपेंसेस की डिटेल अवेलेबल है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, जिससे आपकी टैक्स सेविंग हो सकती है। अब यहाँ पे देखें 16 लाख रुपए के ऊपर आपका टैक्स बनता था, क्योंकि ये 4 लाख तो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली अलाउ कर रहा है, ये आपको मैनुअली एंटर करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ 20 लाख रुपया लिखा और 4 लाख रुपए आपको ऑटोमेटिकली अलाउ हो गया, तो 16 लाख के ऊपर टैक्स है। बाकी अगर अगर आप एक्सपेंसिव लेस करते हैं तो फिर आपके नेट इनकम 11,20,000 पे आती है, मतलब आपको 4 साढ़े 4 लाख रुपए के एक्सपेंसेस मजीद हैं जो कि आप इसमें से लेस कर सकते हैं। अब ये अमाउंट के ऊपर हम अगर टैक्स कैलकुलेट करें 11,20,000 के ऊपर, तो वो आपके डिफरेंट स्लैब रेट्स डिफाइंड हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अगर आप देखें या एक एओपी लेवल के ऊपर आप देखें तो वो आपके स्लैब रेट्स लग रहे होते हैं। स्लैब रेट्स का मतलब है कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपके टैक्स की रेशियो भी बढ़ जाएगी। अगर आप एक कंपनी लेवल पे रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं तो कंपनी के लिए फ्लैट रेट है 29% का, क्योंकि वो उसकी टोटल इनकम का पार्ट बन जाती है रेंटल इनकम। तो इन रेट्स के मुताबिक अगर मैं अज्यूम करता हूं कि 11,20,000 रुपए की एक इंडिविजुअल की इनकम है, तो उसके ऊपर टैक्स अप टू 6 लाख रुपए तक की इनकम ऐसी होती है जिसके ऊपर कोई टैक्स अप्लाई नहीं होता। देर इज नो टैक्स ऑन इनकम अप टू 6 लाख रुपीज। अगर आपको एक साल में 6 लाख रुपए तक का रेंट रिसीव हो रहा है तो उस पर कोई टैक्स आपको नहीं देना। अगर आपकी इनकम 6 लाख से एक्सीड करिए से हमारी 11,20,000 रुपए है, तो सेकंड स्लैब आपकी आती है 6 लाख टू 1.2 मिलियन, मतलब 12 लाख रुपया। उसके ऊपर आपका 15% टैक्स है, 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। यहाँ पे हमारी जो 6 लाख से अमाउंट एक्सीड कर रही है दैट इज 5,20,000। 5,20,000 का अगर आप 15% कैलकुलेट करें तो उसकी अमाउंट निकलती है 78,000 रुपीज। ये वो अमाउंट है जो कि आपको अपनी टोटल रेंटल रिसीट्स के ऊपर साल के एंड में जाके रिटर्न के साथ जमा करवानी है। अब ये 78,000 की अमाउंट निकली है अगेंस्ट रेंटल रिसीट्स ऑफ 2 मिलियन। 20 लाख रुपए का तक का आपको रेंट रिसीव हुआ, उस पे आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल रही है 78,000 रुपए, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक है। दूसरी तरफ हम अगर जो सेकंड पॉइंट है वो हम डिस्कस करें जिसमें विद होल्डिंग टैक्स की बात होती है, कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी ऐसे बंदे को दी है जो विद होल्डिंग एजेंट है, उसने टैक्स काट के आपको पेमेंट करनी है, तो फिर उस केस में वो आपके डिफरेंट रेट्स अप्लाई कर रहा होता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि आपके कौन से खर्चे हैं जो आप अपनी रिटर्न में जाके लेस करेंगे, फिर जाके आपकी इनकम कैलकुलेट होगी और टैक्स निकलेगा। उसने टोटल रेंट की अमाउंट के ऊपर आपका टैक्स कैलकुलेट करना है और वो काट के एफबीआर को जमा करवा देना है। इसी वजह से क्या होता है कि आपकी जो विद होल्डिंग टैक्स की अमाउंट है वो ज्यादा बनती है एज कंपेयर टू योर टोटल टैक्स लाइबिलिटी। तो यहाँ पे आपका फिर एक रिफंड या एडजस्टमेंट जनरेट होती है, जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि आप उसको अपने रिटर्न में किस तरह एडजस्ट करवा सकते हैं। अगर मैं 20 लाख रुपए तक की जो रेंटल रिसीट्स हैं, यहाँ मैं उसको मेंशन करूँ, रेंटल रिसीट्स हैं आपकी 2 मिलियन की, और उसके ऊपर अगर हम कैलकुलेट करें कि आपका एक साल में कितना विद होल्डिंग टैक्स कैलकुलेट होता है एज पर इनकम टैक्स लॉज, तो 3 लाख रुपए तक का जो रेंट है वो आपका एग्जेम्प्ट है फ्रॉम विद होल्डिंग टैक्स। मतलब अगर आपको एक साल में 3 लाख रुपए तक का रेंट रिसीव हो रहा है तो फिर उस पर कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा। हमारे केस में 20 लाख है, तो 20 लाख के लिए आपकी स्लैब जो डिफाइंड है वो है 15,000। आपका फिक्स टैक्स है, उसमें आपका 10% ऐड होता है ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख रुपया। जितना आपकी अमाउंट 6 लाख रुपए एक्सीड करी है उसका 10%, उसमें हम ऐड करेंगे 15,000, तो ये निकलता है टोटल 1,55,000 रुपया निकलता है, जो कि आपका पूरे साल में विद होल्ड होगा अगर आपने किसी ऐसे बंदे को प्रॉपर्टी दी है जो इनकम टैक्स में विद होल्डिंग एजेंट है। अब यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखें कि आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी निकल रही थी, ऊपर जो हमने कैलकुलेट की 20 लाख के ऊपर, वो निकल रही है 78,000 रुपीज आपकी है टैक्स लाइबिलिटी। और इसमें से आपका विद होल्डिंग टैक्स कितना कट चुका है, 1,55,000 का आपका टैक्स विद होल्ड हो चुका है एट सोर्स। रेंट मिलने से पहले ही आपको कट के पैसे मिले हैं, तो इस पे एक्सेस डिडक्शन जो आपकी हुई है दैट इज अराउंड 77,000 रुपीज आपका एक तरह से एक्सेस डिडक्ट हो गया है, जिसकी अगेंस्ट आपको एडजस्टमेंट लेनी पड़ेगी। अब इस एडजस्टमेंट को लेने का क्या तरीका है, अगर आप अपनी रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं उसमें आपके पास रेंटल इनकम एक तो ऊपर हमने डिस्कस की, इसके साथ साथ अगर आपने कुछ सैलरी इनकम भी अर्न कर रहे हैं
या अगर आप अपनी कोई बिजनेस इनकम अर्न कर रहे हैं तो इसके अगेंस्ट आप उसको एडजस्ट करवा सकते हैं। सैलरी इनकम में क्या होता है कि इसमें भी आपका विद होल्डिंग टैक्स सोर्स पे कट जाता है, तो इसमें आपको लिए एडजस्ट करवाना थोड़ा मुश्किल है। रेंटल इनकम में आपका अगर 77,000 का एक्सेस टैक्स निकला है नेट पे, तो अगर आप अपना बिजनेस भी साथ अर्न कर रहे हैं तो बिजनेस में आपके अगेंस्ट लेट से 1 लाख रुपए की अगर लाइबिलिटी निकली है तो आप इसके अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी 23,000 रुपये आपको जमा करवाना पड़ेगा। या अगर आपके यहाँ पर बिजनेस कोई भी नहीं है, आपने रेंटल इनकम जो है वो अर्न की एक प्रॉपर्टी से, और इसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर आपकी विद होल्डिंग नहीं होती, वो आपने एक नॉर्मल इंडिविजुअल को रेंट आउट की हुई है, उसके ऊपर भी आपको रेंटल इनकम जनरेट होती है। उस पर टैक्स आपका कैलकुलेट होता है अराउंड 80,000 रुपीज। तो वो 80,000 आपको पे करने की जरूरत नहीं है, वो आप इसके अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे, बाकी 3,000 रुपये आप जमा करवा देंगे। अब अगर हम यहाँ पे एज्यूम करें कि ना ही आपकी कोई बिजनेस इनकम है, ना ही आपकी कोई दो प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है, आप एक ही प्रॉपर्टी पे रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट आपका एक रिफंड क्रिएट हो गया 77,000 का, जो कि आप अपनी लाइबिलिटी में एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर उसके लिए लास्ट तरीका क्या है कि आप उसका रिफंड अप्लाई कर सकते हैं अंडर सेक्शन 170। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई हुई डिटेल में, उसका लिंक मैंने यहाँ राइट कॉर्नर में अटैच कर दिया, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं कि आप रिफंड किस तरह क्लेम कर सकते हैं, और उसका डिटेल में क्या मेथड है कि आप लॉ में जो आपके पास प्रोविजंस अवेलेबल है उसके अंदर रहते हुए आप अपने बैंक अकाउंट में किस तरह पैसे लेके आ सकते हैं, कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सारा डाटा शेयर किया हुआ है, और मैंने अपना खुद से रिफंड क्लेम करके सारी स्क्रीनशॉट्स वगैरह अटैच की इस वीडियो में, तो आप उस वीडियो को लाजमी देखें अगर आप अपना रिफंड क्लेम करना चाह रहे हैं। इस सारी डिटेल डिस्कस करने का मकसद ये है कि लॉ में सारी प्रोविजंस अवेलेबल हैं। सेक्शन 15A में बताया गया है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हैं, आप किस तरह अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं है, काफी लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं होता कि वो टैक्स सेविंग अपनी रेंटल इनकम में से किस तरह कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल मेथड है कि अपने एक्सपेंसेस की डिटेल आप मेंटेन करें, उसको रिटर्न के साथ आप शो करें, ताकि आपकी टैक्स सेविंग हो सके। और अगर आपका रिफंड जनरेट होता है तो आप पूरे साल की एक टैक्स प्लानिंग करें, ताकि आपको पहले से पता हो कि आपका पूरे साल में कितना टैक्स विद होल्ड होना है, उसको आप ताकि टाइमली एडजस्ट करवा सकें अगेंस्ट योर सैलरी इनकम या अगेंस्ट योर बिजनेस इनकम। सैलरी इनकम में आपके लिए एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एम्प्लॉयर इस तरह की एडजस्टमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। बिजनेस इनकम में आप साल में रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, वहां कर सकते हैं, या आप अगर एडवांस टैक्स भी पे कर रहे हैं, क्योंकि एडवांस टैक्स आपने क्वार्टरली पे करना होता है, तो वहां पे आपका एक क्वार्टर में 3 माह जितना टैक्स आपका विद होल्ड हो गया है वो आप उसमें एडजस्ट करवा सकते हैं, और बाकी अमाउंट आप पे करेंगे। तो ये भी एक तरीका है कि आप एडवांस टैक्स सेक्शन 147 के अंडर भी इसकी एडजस्टमेंट क्लेम कर सकते हैं। तो ये डिटेल वीडियो थी रिगार्डिंग रेंटल इनकम, और उस पर किस तरह आप टैक्स सेव कर सकते हैं, कितना टैक्स आपको रिटर्न के साथ जमा करवाना होता है, कितना टैक्स आपका विद होल्ड होता है, जो कि आप एडजस्ट करवा सकते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में नए टॉपिक पर डिस्कशन हो, अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सर मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से, इसमें जितनी भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।